प्रचारक लगातार काम करते नजर आ रहे हैं और अलग अलग जगहों पर दौरे देखने को मिल रहे हैं। विधानसभा चुनाव के चलते तैयारियां तेज हो चुकी हैं। खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के हवाले से अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर के दौरे पर लगातार जो अलग अलग स्टार प्रचारक हैं वो भेजे जा रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा राजनाथ सिंह, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। आम जनसभाओं को संबोधित किया जा रहा है। पाडर, किश्तवाड़ और अलग अलग जगहों पर गृह मंत्री अमित शाह जो है वो पहुंचेंगे और यहां पर आम जनसभा को संबोधित किया जाएगा। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह सोमवार यानी कि 16 सितंबर यानी कि आज जम्मू में 3 चुनावी सभाएं करेंगे। पहली सभा पाडर में होगी, दूसरी किश्तवाड़ में होगी और तीसरी जो जनसभा है वो यहां पर रामबन में होगी। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर को विधानसभा चुनाव का पहला फेज होना है जिसमें कि चुनाव वैली में वोटिंग देखने को मिलेगी। इसी के चलते आज गृह मंत्री अमित शाह जो है जम्मू कश्मीर में 3 अलग अलग जगहों पर चुनावी रैलियां करेंगे। किश्तवाड़, पाडर और रामबन में ये रैली की जाएगी और साथ ही साथ जिस तरीके से हमने पहले देखा कि अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंचे थे, संकल्प पत्र जिसमें कि 25 संकल्प यहां पर रखे गए वो जारी किया गया, जिसके बाद चुनाव प्रचार और तेज हो चुका है। जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो साफ तौर से बीजेपी का पक्ष लेते नजर आ रहे हैं और लगातार बीजेपी जो है अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो को लेकर लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल सही कहा शिववन, जिस तरह से बीजेपी अपने इस रथ को भगाने का काम कर रही है और उस रथ को खुद प्रधानमंत्री मोदी ने संभाला है, शुरुआत की है डोडा से और आज गृह मंत्री अमित शाह भी चुनाव रैली के अंदर 3 जगहों पर रैली करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। पहले पाडर, किश्तवाड़ और रामबन के इलाके में और लगभग आज 3 से 4 विधानसभाओं को गृह मंत्री अमित शाह कवर करने वाले हैं। उससे पहले ये शंखनाद प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री द्वारा शुरू कर दिया गया है, यानी शंखनाद और उनका निशाना परिवारवाद जो 2014 में निशाना था वही निशाना यहां पर भी नजर आ रहा है और आज भी ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रैलियां होने वाली है। चलिए शिल्पा शर्मा हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। मैं सीधे शिल्पा का रुख करना चाहूंगा। शिल्पा, पूरी जानकारी बताइएगा, कब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे और कितने बजे का ये कार्यक्रम शुरू होना है, क्योंकि एक नहीं बल्कि 3 रैलियां आज होने वाली हैं। हाँ जी बिल्कुल, देखिए 3 रैली जो है इलेक्शन रैली, गृह मंत्री अमित शाह आम जनता को संबोधित करने वाले अपने कार्यकर्ताओं से जो है वो मुलाकात करेंगे और कुछ ही समय के बाद जो है वो गृह मंत्री अमित शाह जो है वो डोडा रीजन में पहुंचेंगे जहाँ पे रामबन में, पाडर में और किश्तवाड़ में जो है वो रैली होने वाली है। किश्तवाड़ की अगर मैं बात करूँ तो किश्तवाड़ में करीबन 2 बजे जो है वो ये रैली की जाएगी, इलेक्शन रैली होगी जहाँ पर वो आम जनता को संबोधित करेंगे और कुछ ही क्षण के बाद गृह मंत्री अमित शाह जो है वो डोडा रीजन में पहुंचेंगे। देखिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी है इस समय और जिस प्रकार से आम जनता को प्रभावित किया जाए, उनके विचारों के साथ प्रभावित किया जाए ताकि भारी से भारी मतदान जो है वो मिल सके। इससे पहले आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो वो डोडा में पहुंचे थे जहां पर उन्होंने आम जनता को, कार्यकर्ताओं को जो है वो संबोधित किया था। इन 10 सालों में जो कार्य हुए हैं उसको लेकर बात की गई। धारा 370 अगर टूट जाती है, पॉलिटिकल पार्टी अगर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आती है तो किस प्रकार से जो है वो जो अधिकार आम जनता को दिए गए हैं वो अधिकार जो है वो छीन लिए जाएंगे। तो इन सभी तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो गृह मंत्री अमित शाह आम जनता को संबोधित करेंगे। इससे पहले वो जम्मू पहुंचे थे जहां पर उन्होंने अपने कैंडिडेट के लिए जो है वो प्रचार किया था और अब रामबन में, साथ ही साथ किश्तवाड़ की बात करें, पाडर की बात करें तो वहां पर जो है वो 3 रैलियां जो है वो संबोधित करने वाले हैं। और जिस प्रकार से आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से पहले गृह मंत्री अमित शाह जो है वो जम्मू पहुंचे थे, इस बार वो चुनाव वैली में 3 अलग अलग रैलियों को संबोधित करेंगे अलग अलग जगहों पर। पहले उन्होंने संकल्प पत्र जारी किया, इस बार क्या कुछ नई चीजें देखने को मिल सकती है? और देखिए वही रहने वाले हैं 10 साल जो यानी कि डेवलपमेंट हुई है और साथ ही साथ धारा 370 को लेकर जो है यानी कि अगर छीनी जाती है तो क्या कुछ अधिकार जो है वो उनसे ले लिए जाएंगे, आम जनता से ले लिए जाएंगे। 10 साल में जो कार्य हुए हैं उनको लेकर कहा जाएगा और साथ ही साथ इस समय आप देखिए कि अलग अलग टिप्पणी जो है वो की जा रही है अलग अलग लीडर्स के द्वारा, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और साथ ही साथ आप देखिए कि किस प्रकार से जो है वो इंजन रशीद की बात करें उनके द्वारा जो है वो टिप्पणी की जा रही है। तो यहाँ पर जो तंज कसा जा रहा है वो एनसी के मैनिफेस्टो को लेकर है। तो एनसी के मैनिफेस्टो को इस समय लेकर काफी ज्यादा आम जनता को बताया जा रहा है कि एमसी का मंशूर जो है वो क्या कुछ है। अगर एनसी पार्टी लाइन, एनसी और कांग्रेस की पार्टी की बात करें तो दोनों अलायंस में है, अगर वो पार्टी आ जाती है तो कहीं ना कहीं कितना नुकसान होगा आम जनता को। आतंकवाद, किश्तवाड़ की अगर मैं बात करूं तो आतंकवाद, अब देखिए 1990s में जो है वो आतंकवाद देखने को मिला था, तो उसको भी कहा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से आतंकवाद में जो है वो कमी हुई है। और उनके जो मंशूर, जो भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो है
ठीक है उसको लेकर शिल्पा, भी बहुत कहा बहुत जाएगा शुक्रिया कि आपका ये तमाम जानकारी के लिए। शिल्पा इस वक्त जम्मू से हमें जानकारी दे रही थी गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर। लेकिन फिलहाल नदीम भी इस वक्त रामबन से हमें अपडेट देने के लिए जुड़ चुके हैं, क्योंकि रामबन में भी आज गृह मंत्री अमित शाह की एक जबरदस्त रैली होने वाली है। नदीम, रामबन में क्या माहौल है? और क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी पहले ही आ चुके हैं चुनाव रैली के अंदर और अपना मैसेज दे चुके हैं, जाहिर सी बात है जो मुखिया कहेगा तो उससे नीचे लेवल पर ही बाकी के नेता बोलेंगे। तो क्या आज बड़ी बातें हो सकती हैं इस रैली के अंदर? क्या हो सकता है जो छोटे छोटे मुद्दे हैं जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने टच नहीं किया है, वो गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर टच कर सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि रामबन के अंदर अमित शाह तशरीफ ला रहे हैं और लोगों को लुभाने की कोशिश करेंगे, पार्टी का एजेंडा और पॉलिसी लोगों के बीच रखने की कोशिश करेंगे कि हम वोटर्स को मोटिवेट करें ताकि वो बीजेपी के जो यहाँ पर कैंडिडेट है उसके हक में जो है वोट कास्ट करें। लेकिन अगर रामबन की हम बात करें, क्योंकि जब टिकट्स बांटी जा रही थी और उसके बाद ही हमने देखा कि रामबन के अंदर भाजपा के दो ग्रुप बन गए हैं, यानी एक चीज जिसने भाजपा से अलायंस की थी और दूसरा वो ग्रुप जो भाजपा के अंदर रहकर भाजपा की टिकट पे इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि भाजपा से लोग काफी नाराज है। भाजपा के वो लोग जो पिछले 25-30 साल से भाजपा के साथ जुड़े हुए थे, आज कहीं न कहीं वो भाजपा से अलग हमें नजर आ रहे हैं और एक अलग से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के हक में जो कैंपेन कर रहे हैं। अब देखना यह है, क्योंकि आज से पहले हम देख के राजनाथ सिंह एक तरफ, दूसरी तरफ तरुण चुग, और आज हम देख रहे हैं कि अमित शाह भी जब यहाँ पर आ रहे हैं, जाहिर सी बात है उनकी तो कोशिश है कि हम अपने कैंडिडेट के उन पे कैंपेन करें। हालांकि कोशिश तो भाजपा की यही है कि रामबन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो 2 सीट्स हैं उन दोनों पर है जो कमल का फूल खिले। लेकिन अब ये हम देखेंगे, क्योंकि आज जब वोटर्स को लुभाने के लिए तमाम सियासी जो लीडरान है वो रामबन के अंदर पहुंच रहे हैं, चाहे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या फिर भाजपा की बात करें। लेकिन अब बताइएगा, जिस तरीके से रामबन की बात करें या फिर पूरे चुनाव वैली की 8 सीटों की बात करें, कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी थोड़ा सा होल्ड जो है वो चुनाव वैली में देखने को मिलता है। रामबन बनिहाल की 2 सीटें हैं, यहाँ पर भी थोड़ा सा होल्ड है। लेकिन किस तरीके से क्या चुनौतियां बीजेपी के सामने हैं और किस तरीके से इन चुनौतियों को टैकल करने का काम जो तमाम बड़े नेता हैं वो कर रहे हैं। और इसी वक्त हमने देखा कि पीएम मोदी के साथ साथ अब अमित शाह भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। किस तरीके से सब कुछ देखने का काम किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि अगर आपको मैदान में बने रहना है तो जाहिर सी बात है आपके भाजपा के पास जो कारकुनान, जो वर्कर जो इस वक्त पार्टी छोड़कर अलग हो गए हैं, आपको उन्हें मनाकर वापस लाना होगा अगर आप चाहते हैं कि आप मुकाबले में बने रहे। क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि आप देखेंगे कि सूरज सिंह परिहार एक मजबूत पकड़ बनाए हैं असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी रामबन पर। हालांकि बानिहाल के अंदर इस तरह का कुछ हमें हाल देखने को मिला नहीं कि भाजपा से कोई लोग अलग हुए नहीं, लेकिन रामबन के अंदर जब सूरज सिंह परिहार ने एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की बहसियत नॉमिनेशन फाइल किया तो वहां से भाजपा के लिए हम कहें कि खतरा हो सकता है, भाजपा के लिए मुश्किलें मजीद बढ़ गई है। इस वक्त हम देखें रामबन के अंदर 3 कैंडिडेट हैं जिनकी नेक टू नेक फाइट हम कह सकते हैं। भाजपा सूरज सिंह परिहार और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट अर्जुन सिंह राजू है, नेक टू नेक फाइट तो जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा के लिए मुश्किलें हैं। क्योंकि इस पर सूरज सिंह परिहार अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नेक टू नेक फाइट में है तो जाहिर सी बात है उनका होल्ड कितना होगा, वोटर्स पर उनकी कितनी ग्रिप होगी, ये तमाम चीजें तो बिल्कुल सामने है। और यही वजह है कि आज की डेट में हम देख रहे हैं कि एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उमर अब्दुल्ला को यहाँ पर आना पड़ा, अपने कैंडिडेट के हक में कैंपेन करनी पड़ी, और उसके साथ साथ हम देखें कि भाजपा की तरफ से राजनाथ और अमित शाह जैसे चेहरे यहाँ आ रहे हैं। ठीक है नदीम, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत महत्वपूर्ण होगा आज का दौरा और चर्चा का केंद्र भी रहेगा कि आखिर आज गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से क्या कुछ कहा जा सकता है। अजय शान जी इस वक्त हमारे साथ सहयोगी किश्तवाड़ से ज्वाइन हो चुके हैं। अजय, किश्तवाड़ में अभी क्या माहौल है, किस तरह की राजनीति देखी जा रही है, और गृह मंत्री अमित शाह के आने के बाद क्या ये सियासी हवाएं किश्तवाड़ की जो 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उसमें बदलने का कोई अंदेशा है? किश्तवाड़ में जो किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ सीधा नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा के प्रत्याशी के बीच मुकाबला है, वही स्थिति हम पार्डर की कॉन्स्टिट्यूंसी में देख रहे हैं। हालांकि जो इंदरवाल है वहाँ पर ट्रायंगल कंटेस्ट हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी पेट बढ़ाए हुई है। और जहाँ तक अमित शाह की रैली की बात है तो प्रयास भाजपा की यही है कि जो स्टार कैंपेनर्स आए, क्योंकि डोडा में जब नरेंद्र मोदी आए वहाँ पे उत्साह देखा गया, आज अमित शाह किश्तवाड़ और पार्डर में रैली करने वाले हैं तो काफी उत्साह लोगों में देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं भाजपा इस सब को भुनाने के प्रयास में है और वो सफल भी हो रही है। तो एक कड़ा मुकाबला किश्तवाड़, पार्डर और इंदरवाल में देखने को मिल रहा है। लेकिन हम कह सकते हैं कि बीजेपी को कहीं ना कहीं एज जरूर मिल रही है, जिस प्रकार से स्टार कैंपेनर उनके बार बार आके रैली कर रहे हैं। क्योंकि हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की तरफ से इस प्रकार की कोई रैली नहीं की गई है। उमर अब्दुल्ला का दौरे पार्डर में जरूर हुआ, दूसरे इलाकों में हुआ, लेकिन किश्तवाड़ में उनके एकदम से हम कह सकते हैं कि कैंपेनिंग अंडरग्राउंड चल रही है, लेकिन ओपन रैली कोई देखने को नहीं मिली। तो जिसके चलते कहीं ना कहीं उसका प्रभाव
भाजपा के फेवर में जाता हुआ हमें नजर आ रहा है। ठीक है अजय, मैं आपसे जानना चाहूंगी जिस तरीके से अगर हम किश्तवाड़ की 3 सीटों की बात करें, इंद्रवाल है, किश्तवाड़ है, पाडर है, 3 सीटें हैं। किश्तवाड़ सीट से शगुन परिहार को जो है यहाँ पर कैंडिडेट खड़ा किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद काफी ज्यादा तारीफ जो है वो शगुन परिहार की है, क्योंकि वो एक पीड़ित फैमिली से भी बिलोंग करते हैं। उसी के साथ साथ सुनील शर्मा वो भी काफी ज्यादा प्रभावित चेहरे हैं किश्तवाड़ के। तो किस तरीके से समीकरण बन सकते हैं पूरे किश्तवाड़ की 3 सीटों को लेकर? बिल्कुल, आज आप किसी से बात करो तो विशेष चर्चा इन 2 सीटों की हो रही है। शगुन परिहार जो कि 1 महीना पहले किसी को इसको जानता नहीं था, लेकिन एकदम से वो इतना ट्रेंड कर रही है, स्टार के रूप में, एक सेलिब्रिटी के रूप में उसका स्वागत जगह जगह हो रहा है। जहां वो जा रही है लोगों की आंखों में आंसू देखे जा रहे हैं। तो जो सुनील शर्मा है उनकी तो अपना ग्राउंड पे इतनी पकड़ है कि वो जहां भी जाते हैं भीड़ उनके पीछे आ जाती है। तो बिल्कुल अजय जी, जिस तरह से हमने पिछले दिनों में देखा एक म्यूचुअल डिफरेंसेस जो बीजेपी के अंदर बना, एक तनाव या आपसी मतभेद जिसे कहा जा सकता है, अंतरकलह कही जा सकती है, चुनाव वैली में इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट देखा गया था क्योंकि पहले चरण में मतदान है। इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए क्या गृह मंत्री अमित शाह का एक मूल मंत्र होगा कार्यकर्ताओं के लिए? देखिए, जहां तक पार्टी के अंदर अंतरकलह की बात है वो इनिशियल स्टेज में जरूर थी, लेकिन आज की डेट में हम कह सकते हैं कि पार्टी का सारा कैडर एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है। अंदर मन के अंदर उनकी नाराजगियां जरूर हैं, हालांकि पब्लिकली उनकी कोई नाराजगी सामने नहीं आई है। एक जो युवा नेता थे उन्होंने पार्टी से जरूर किनारा किया है, लेकिन उनके साथ भी जो लोग चल रहे थे अब वो भाजपा में वापस आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हवा भाजपा ने बनाई है, जो नाराज लोग भी चल रहे थे वो भी अब कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार में नजर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम अपडेट साझा करने के लिए। देखिए, इस वक्त लगातार बीजेपी जो है वो रैलियां कर रही है, बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि जब परिणाम आएंगे तो इन रैलियों का सीधा प्रभाव उन कॉन्स्टिट्यूंसीज पे कितना पड़ेगा जहां पर बीजेपी अपनी मजबूती का दावा पेश कर रही है। एक छोटा सा ब्रेक फॉर लौटते हैं। आपका इस छोटी सी ब्रेक के बाद तो अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो यहां पर उनका जन्मदिवस है और अपने जन्मदिवस के अवसर पर वो टपकेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान यहां पर पूजा अर्चना की गई और देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की गई। इस दौरान उन्होंने संबोधन भी किया है, क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाएंगे। जहां पर तस्वीरें आपने साफ देखी किस तरीके से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है उनके जन्मदिवस पर वो टपकेश्वर मंदिर में पहुंचे थे। उन्होंने देश प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की है और साथ ही साथ आपको बता दें कि आज उनका जन्मदिवस है। इस मौके पर उन्होंने पूजा अर्चना की, जलाभिषेक किया और उनके साथ काफ़ी मंत्रिमंडल के जो लोग हैं वो भी मौजूद थे, बड़े अधिकारी मौजूद थे और साथ ही साथ पूरे प्रदेश की खुशहाली की कामना जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्मदिवस के अवसर पर टपकेश्वर महादेव मंदिर में पहुंचकर की है। बिल्कुल, देखिए ये उनके जन्मदिन का अवसर है और इस अवसर पर उन्होंने टपकेश्वर महादेव मंदिर के जाकर दर्शन और पूजन किए हैं, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने पूरे प्रदेश वासियों की खुशहाली और उनकी तरक्की विकास के लिए ये अहम बातें कही। देखिए, इस बार हम लोग प्रदेश के अनेक अनेक स्थानों पर आपदा से जूझ रहे हैं और बहुत सारे लोग आपदा में प्रभावित हुए हैं, पीड़ित हुए हैं और मैंने सभी से अनुरोध किया है कि आज इस दिन सभी आपदा पीड़ितों के पास पहुँचें, उनको हर संभव मदद करें और उनके दुख में
हाथ बटाएं, उनकी सहायता करें। और मैं समझता हूँ भगवान की कृपा से ये जो चुनौती आई है आपदा की, यह भी हमारी जल्दी दूर होगी। लेकिन नए उत्तराखंड के निर्माण के लिए किस प्रकार काम कर रही है श्रद्धांजलि की सरकार? को संकल्प भी आपने लिया है? देखिए, नया उत्तराखंड हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी के उस शब्द चरितार्थ हों, धरातल पर उतरें और हर क्षेत्र में उत्तराखंड प्रगति के शिखर पर। प्रधानमंत्री जी सहित तमाम मंत्रियों की आपको बधाई मिल रही है, केंद्रीय मंत्री, शुभकामनाएं आपको। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, सबका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और राज्य की विकास में हम और तेज गति से और ऊर्जा से लगे। कल प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन। तो देखिए, जिस तरीके से साफ तौर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उनके जन्मदिवस के अवसर पर वो यहाँ पर मंदिर में पहुंचे और देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की, और साथ ही साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्कीम्स लाए गए हैं, जो यूसीसी और अन्य जो बड़े ऐतिहासिक फैसले उत्तराखंड के लिए लिए गए हैं, जिस तरीके से लोगों ने इन तमाम फैसलों का स्वागत किया है, इसलिए उन्होंने लोगों का भी शुक्रिया अदा जो है वो अदा किया है। इसी बीच अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां पर हरियाणा के हवाले से अगर बात की जाए, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा की तैयारियां जो है वो तेज हो चुकी है। बिश्नाह सीट पर चुनाव प्रचार और तेज हो चुका है। अन्य सीटों की तरह बिश्नाह में भी जो है वो राजीव भगत को बीजेपी की तरफ से चुनावी रण में उतारा गया है। कांग्रेस प्रत्याशी नीरज कुंदन भी यहाँ पर चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं। बता दें कि पूरे जम्मू कश्मीर में 90 सीटों पर चुनाव होंगे, लेकिन अगर बिश्नाह सीट के हवाले से बात करें तो वहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। राजीव भगत जो है वो चुनावी रण में बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी रहने वाले हैं और कांग्रेस की तरफ से नीरज कुंदन जो है उन्हें मैदान में उतारा गया है। दोनों तरफ जो है वो काफी स्ट्रांग है, लेकिन कैंडिडेट्स के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। तिलक भगत को बसपा से सीट मिली है और अपनी किस्मत आजमाते वो बिश्नाह सीट से नजर आएंगे। जय भारत शिवसेना से चुनाव लड़ रहे हैं, यानी अलग अलग जो पार्टीज है उन्होंने अपने प्रत्याशी बिश्नाह सीट से उतारे हैं, लेकिन अहम जो टक्कर है वो किसके बीच में है, इस पर तमाम जानकारी और हमारे साथ यहाँ पर विनोद जी ज्वाइन कर चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। किस तरीके से देखते हैं, पहले जम्मू कश्मीर में 90 सीटों पर चुनाव होने हैं, आप बिश्नाह कॉन्स्टिट्यूएंसी में गए थे, आपने वहां के लोगों से बातचीत की, किस तरीके का माहौल वहां पर देखे? वेल देखिए, ये भी वही कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो अपने आप में इतिहास लिखने वाली है। उसकी वजह ये है कि एक लंबे अंतराल के बाद ये ओपन हुई है। ये पहले 1987 तक रिजर्व थी एससी के लिए, और 2014 के जो जनरल चुनाव हुए विधानसभा के, उसमें तब तक ये ओपन रही। अब एक मरतबा फिर सीट को रिजर्व कर दिया गया है और यहाँ पर 1,19,000 के करीब मतदाता हैं, और बड़ी बात यह है कि 1 दर्जन के करीब प्रत्याशी खड़े हुए हैं, और जो मुख्य प्रत्याशी हैं उनमें नीरज कुंदन भी है, डॉक्टर राजीव भगत जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, जय भारत शिवसेना से हैं, और प्रेमपाल डोगरा इंडिपेंडेंट है, तिलक राज भगत बीएसपी से ताल्लुक़ रखते हैं, और मनोहर लाल राव इंडिपेंडेंट, ये प्रमुखता से जिनके संघर्ष के बीच में है। लेकिन वहाँ पर जो मुद्दा ये उठ रहा है कि पैराशूट कैंडिडेट है, नीरज कुंदन पर भी आरोप लगता है, डॉक्टर राजीव भगत पर भी आरोप लगता है, लेकिन नीरज कुंदन जो है वो एक प्रेस्टीज का इशू बन चुके हैं। वो वजह ये है कि एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे वो नेशनल प्रेसिडेंट के तौर पे वो काम कर चुके हैं, और अब भी यानी जो कांग्रेस की राष्ट्रीय इकाई है उसमें बतौर सचिव काम कर रहे हैं, सेक्रेटरी हैं, एआईसीसी के सेक्रेटरी हैं। तो एक लिए कांग्रेस के लिए ये प्रतिष्ठा का इशू बना हुआ, और कांग्रेस पुरजोर कोशिश कर रही है कि नीरज कुंदन को किस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर रैलीज की जाए। और मुझे पता है कि नीरज कुंदन के रिलेशन जो गांधी परिवार से वो ज़्यादा अच्छे हैं, और वहाँ से प्रियंका वाड्रा भी प्रचार के लिए आ सकते हैं, राहुल भी उस विधानसभा के लिए प्रचार कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने कहा कि बड़े बड़े नेता प्रचार प्रसार करने आ सकते हैं, लेकिन बीजेपी की क्या स्ट्रैटेजी है, क्योंकि एससी सीट है और विशेषकर एक जो जाति है या उसके लोग जो हैं वो वहाँ पर चुनाव लड़ेंगे, कितना प्रभाव बीजेपी का देखने को मिल सकता है खासतौर पर बिश्नाह के अंदर? और जो आपने कहा कि प्रतिष्ठा का सवाल कांग्रेस के लिए इसलिए भी है क्योंकि एक बहुत बड़े पद पे वो बैठे हुए हैं, गांधी परिवार के साथ अच्छे रिश्ते भी हैं, और उनकी जीत हार भी मायने रखती है कांग्रेस पार्टी के लिए। क्या बीजेपी टक्कर दे पाएगी इस सीट के अंदर खासतौर पर? वेल, एक अगर भाजपा इतिहास देखा जाए बिश्नाह में, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक मर्तबा भी
सीट नहीं जीती है। 1962 की बात करूँ तो विश्वनाथ जनरल थी तब, त्रिलोचन दत्त जीते थे। अगर 67 की बात करूँ, 67 की, BC राम जीते थे, तब SC हो गई थी, रिजर्व हो गई थी। और 72 में परमानंद जी जीते थे, फिर दोबारा रिपीट किया गया, परमानंद जी जीते। फिर भगत छज्जूराम कांग्रेस से जीते। और फिर जगदीश दुबे, जब ओपन हुई विश्वनाथ से, जगदीश राज दुबे जीते थे। और उसके बाद अश्विनी कुमार शर्मा, अब तो वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है, लेकिन वो जीते अश्विनी कुमार शर्मा, और 2 मरतबा जीते, 2008 में भी जीते और 2002 में भी जीते, और अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। लेकिन 2014 में जब एक मतलब इतना वेव था, इतनी ज्यादा वेव थी 2014 में, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जहां जहां प्रचार करते थे वहां से उसी सवाल पे भी आ रहा था अभी। तो वहां 2014 में भी नहीं जीत पाए। वहां से कमल अरोड़ा करके नेशनल कांफ्रेंस से प्रत्याशी अगर विश्वनाथ से जीत सकते हैं तो कहीं ना कहीं भाजपा को अपना आईना जरूर देखना होगा। किस तरह से इस आईने पर जो बिछी हुई जो धुंध है उसको साफ किया जा सकता है, क्योंकि जब बारिश होती है तो आईना थोड़ा सा वो धुंधला हो जाता है, लेकिन उसको साफ करने का यहाँ पर क्या एक ऑप्शन है बीजेपी के पास? देखिए, बीजेपी की 2014 में भी बीजेपी ने माइक्रो मैनेजमेंट की थी, लेकिन वो माइक्रो मैनेजमेंट कामयाब नहीं रही। अगर मैं 2014 की बात करूं तो कमल अरोड़ा जो हैं उनको 29,380 वोट मिले थे, और भाजपा के प्रत्याशी अश्विनी कुमार शर्मा उनको 26,394। अंतर तो है, ठीक है, लेकिन उस वक्त भी माइक्रो मैनेजमेंट की थी, लेकिन इस वक्त भी इनको माइक्रो मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। डोर टू डोर कंपेन जैसे इन्होंने तय किया है, बड़ी रैलियां ना करते हुए डोर टू डोर कंपेन की जाएगी। डोर टू डोर कंपेन पे कंसंट्रेट किया जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस के प्रत्याशी या इंडिपेंडेंट कहे प्रेमपाल डोगरा, वो भी डोर टू डोर कंपेन कर रहे हैं। यानी उनका तोड़ कैसे निकाला जाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना होगा। हम बीएसपी को भी नहीं भूल सकते। हाँ, BSP को नहीं भूल सकते। तिलक राज भगत है, वो भी लगातार, क्योंकि इस एरिया में जो SC काफ़ी देर तक रिजर्व रही है पहले, फिर उसके बाद जनरल आई है और अब दोबारा से नई सिरे से रिजर्व हुई है, तो कहीं ना कहीं जो भारतीय बहुजन समाज पार्टी का एक अपना वोट बैंक रहता है वो बड़ा इफेक्टिव रहता है। ठीक है, बिल्कुल विनोद जी, जिस तरीके से आपने बताया कि BSP भी वहां पर काम करी, अन्य जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है और जो छोटे राजनीतिक दल के जो उम्मीदवार हैं वो भी काम कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये किस तरीके से रोल प्ले कर सकते हैं बड़ा इस सीट में खास तौर पर? देखिए, हर एक जब इंडिपेंडेंट खड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं जो नेशनल या जिन दोनों के बीच दो मेन प्रतिद्वंदी होते हैं उनके बीच में इंडिपेंडेंट एक अहम रोल अदा करता है। उसकी वजह ये रहती है शिवपन कि वो जिसके क्या ज़्यादा वोट काटेगा उसी को नुकसान होगा। और कितने इंडिपेंडेंट खड़े हैं, कितने कुछ तो वो किसी पार्टी विचारधारा से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी वो कांग्रेस के थे, उनको टिकट नहीं मिला, वो बतौर निर्दलीय खड़े हो गए, वो भारतीय जनता पार्टी से कोई कैंडिडेट था, उम्मीद करता था कि मुझे टिकट मिलेगी, नहीं मिली तो वो खड़ा हो गया। ये सारे वोट काटू जो उम्मीदवार होते हैं, इनका बड़ा रोल, इफेक्टिव रोल रहता है। बिल्कुल विनोद जी, कांग्रेस की बात करें, विश्वास खो दिया था पिछले कुछ सालों में, खास तौर पर जो अलग अलग राज्य हैं वहां पर कांग्रेस ने अपनी सत्ता खोई, अपनी सरकारें खोई, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, अभी भी वो कंप्लीट एक संपूर्ण विश्वास जिसे कहते हैं वो कांग्रेस के पास नहीं है। जरूर लोकसभा में जब इनकी सीटें बढ़ी, वोट शेयर बढ़ा, या भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने चलाई, क्या उसका फायदा यहाँ पर देखने को मिल सकता है, कांग्रेस के लिए एक बेनिफिट हो सकता है? देखिए, 99 सीट्स इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन 54 से 99 तक आना, ये सफ़र अपने आप में किसी न किसी तरीके से कार्यकर्ताओं का, नेताओं का मनोबल बढ़ाता है। और शीतल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस के आला नेताओं का, कांग्रेस के कैडर्स का, कांग्रेस के वर्कर का मनोबल बढ़ा हुआ है। ठीक है, 99 सीट्स आने के बाद वो मनोबल बढ़ा हुआ है, और इस तरीके से वो काम कर रहे हैं कि उनको लगता है कि उसका इफेक्ट जो भारत जोड़ो यात्रा है, उसके बाद लोकसभा 18वीं लोकसभा के जो परिणाम उनके फेवर में आए हैं, उनकी उपलब्धि है या फिर सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का देखिए, फायदा? उनकी उपलब्धि नहीं, मैं कहूँगा ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। और जिस तरीके से प्रचार के दौरान ये दावा भाजपा कर रही थी कि 400 पार और 241 पर ही रुक गई, ठीक है, कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी विनोद जी ने हमारे साथ इस वक्त शेयर की है, और इसी जानकारी के जरिए बहुत सारी चीजें भी सामने रखी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फन लौटते हैं।
जहां पर आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप भी सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है जो यहाँ पे हो रही है। अब दिल्ली के लोग क्या कह रहे हैं, इसकी चर्चा कल से बाजारों में, चाय की दुकानों पे, सुबह दूध लेने जाते हैं उन लोगों के बीच में, ऑटो वाले कहीं खड़े होते हैं तो उनके आसपास कुछ लोग बैठ जाते हैं, उनमें हर जगह चर्चा हो रही है। और यही चर्चा है मेट्रो में कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार और अपनी एजेंसियों द्वारा जो षड्यंत्र रचा और अरविंद केजरीवाल जी को फंसाने की जो कोशिश हुई, अरविंद केजरीवाल अकेले लड़के उससे बाहर आए हैं और उन्होंने इनके सारे षड्यंत्र कल फेल कर दिए जब उन्होंने कहा कि मैं जनता की अदालत में जाऊंगा, जनता के सामने अग्नि परीक्षा दूंगा। अगर जनता कहेगी कि हमारा मुख्यमंत्री ईमानदार है तो मैं इस कुर्सी पे बैठूंगा, वरना नहीं बैठूंगा। आज सुबह बाल लंबे हो रहे थे तो बाल कटाने सुबह सुबह में निकला। अब क्या है, 10 बजे से पहले मैंने देखा हेयर सैलून खुलते नहीं है, तो मैं 9:30 बजे पहुंच गया। तो उसने बोला कि आने वाले हैं, तो मैं वहां बैठ गया। तो वहां पे कई लोग जो है आसपास के जो है बाहर खड़े हुए थे और लोग बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। और हर आदमी इस बात को कह रहा था कि साहब चुनाव कब होंगे, चुनाव जल्दी कराओ। दिल्ली के लोगों के अंदर ऐसी उत्सुकता है कि चुनाव हो और हम वोट डाल के अरविंद केजरीवाल को कल ही दोबारा मुख्यमंत्री बने, ऐसी बेसब्री है आज दिल्ली की जनता के बीच में। एक आदमी वहां पे बैठा था, वो बोला सर मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा किया कि जेल में रह के रिजाइन नहीं किया। अगर जेल में रह के रिजाइन करते तो भारतीय जनता पार्टी कहती कि हमारे दबाव में रिजाइन करना पड़ गया। मुख्यमंत्री जेल से बाहर आए और खुद अपनी मर्जी से रिजाइन किया, ये मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा काम किया। एक और वहां पे व्यक्ति थे, वो ये बात कर रहे थे, मैंने अभी फोन पे उनसे पूछा, तो वे रहते तो हमारे ग्रेटर कैलाश में मगर दुकान उनकी लाजपत नगर में। तो कह रहे थे कि सर लाजपत नगर के भी जो दुकानदारों का ग्रुप है जिसमें अधिकतर लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, वो लोग भी ये बात कह रहे हैं कि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एक मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी से खुद रिजाइन करके कह रहा है कि जनता कहेगी मैं ईमानदार हूं तो इस कुर्सी पे बैठूंगा, वरना इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। इसके बाद मोटे तौर पे जनता के बीच में जो बातचीत है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर जबरदस्त नाराजगी है। और नाराजगी इसलिए कि उनके द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री, जिस मुख्यमंत्री ने आईआईटी पास किया, आईआरएस का एग्जाम पास किया, इनकम टैक्स कमिश्नर थे, नौकरी को छोड़ के 10 साल तक झुग्गियों के अंदर समाज सेवा की हो, मुख्यमंत्री रहते हुए भी लगातार संघर्ष किया हो, लोगों को मुफ्त बिजली दी हो, पानी दिया हो, अस्पताल दिए हो, स्कूल दिए हो, मोहल्ला क्लिनिक दिए हो, बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा दी हो, महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा दी हो, ऐसे मुख्यमंत्री के पीछे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सारी ताकत लगा दी। आज लोगों के मन में बहुत नाराजगी है कि एक ईमानदार आदमी के पीछे पूरी की पूरी केंद्र सरकार पड़ गई और उस बेचारे को जेल तक लेके गए। और वो आदमी जब जेल से बाहर निकला तो उसने सत्ता का सुख नहीं भोगा। उसने कहा कि मैं अब जनता की अदालत में जाऊंगा, जब तक जनता नहीं कहेगी तब तक इस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। कई चर्चाएं हो रही हैं, अलग अलग चर्चाएं हो रही हैं। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि सर सतयुग में सुना था भगवान राम ने परिस्थितियों वश राजगद्दी का त्याग किया था और 14 साल के वनवास पे चले गए थे। अयोध्या की सारी जनता रो रही थी, बिलख रही थी कि राम आप मत जाइए, आप इस सिंहासन पे बैठिए, मगर मर्यादा के कारण
आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के जेल से छूटने के बाद एक बार फिर से सियासत गर्मा चुकी है और आम आदमी पार्टी के नेता अब एक एक कर जो है वो अरविंद केजरीवाल को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रही है। वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल बेगुनाह थे, उन्हें फंसाया गया है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। चलिए, स्वागत है आप सबका इस ब्रेक के बाद। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां पर अगली खबर संभल से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के संभल में भीषण सड़क हादसा पेश आया। पिकअप वाहन ने ग्रामीणों को रौंदा और यहां पर रौंदते हुए पिकअप वाहन आगे बढ़ गया है। इस हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरी घटना पर दुख व्यक्त किया है। आपको बता दें कि ये घटना रजपुरा थाना क्षेत्र के दीपपुर डांडा अनूप शहर की है, जहां पर कि आज सुबह ग्रामीणों को तेज रफ्तार पिकअप वाहन जो है वो रौंदता हुआ वहां से फरार हो गया और हादसा इतना भयानक था कि इसमें 4 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हुई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आपको बता दें कि 2 साल के बच्चे सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए और पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची है। और तमाम अपडेट देने के लिए हमारे साथ वीरेंद्र यादव, हमारे संवाददाता संभल से ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी, क्या है ये पूरी घटना, किस तरीके से पुलिस इस घटना का संज्ञान लेती नजर आ रही है? जी, मैं आपको बता दूं, बहुत ही बड़ा दर्दनाक सड़क हादसा ये हुआ है और ये जनपद संभल के अनूप शहर गवा हाईवे है, यहाँ पर ये हादसा हुआ है। और हादसा इतना जबरदस्त था कि जो ग्रामीण थे वो खेतों की ओर से सड़क किनारे आ रहे थे, उसी समय एक तेज रफ्तार पिकअप ने उन सभी ग्रामीणों को टक्कर मार दी, जिसमें 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 5 को हायर सेंटर रेफर किया गया। आनन फानन में जो यहाँ के जिला अधिकारी थे डॉक्टर राजेंद्र पैसिया और एसपी कृष्ण कुमार और एडिशनल एसपी जो थी अनुकृति शर्मा भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का मुआयना किया और यहाँ पर जो घायल थे उनको हायर सेंटर भिजवाया। बताया, अभी सूचना ये मिली है, मैं आपको बता दूं कि एक जो घायल थे उनकी और मौत हो गई है। मृतकों की संख्या जो है वो हादसे में 5 हो गई है और 4 घायलों का हायर सेंटर में इलाज चल रहा है। मैं आपको और बताऊं कि यहाँ पर जैसे ही जो ग्रामीण थे वो अपनी मुआवजे की मांग को लेकर हाईवे पर जो महिलाएं थी वो बैठ गई और हाईवे को जाम कर दिया। यहाँ पर जो अधिकारी थे वो सभी यहाँ पर पहुंचे और उनको समझाकर सरकार से हर संभव मदद का भरोसा देते हुए उनको हटाया गया और उनको भरोसा दिया कि आपको जो सहायता राशि है वो दी जाएगी, जो भी सरकार मदद होगी वो दी जाएगी। और घायलों को जो इलाज है वहाँ पर डीएम साहब ने बताया है कि जो घायल है आपका ये जानकारी पहुंचाने के लिए एक दुखद मामला आया है, जहां पर पिकअप वाहन का जो एक्सीडेंट हुआ है। फिलहाल छत्तीसगढ़ से बड़ी जानकारी सुकमा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि परिवार की 5 लोगों की हत्या का मामला इस वक्त सामने आया है सुकमा से, जहां पर जादू टोने के शक में हत्या को अंजाम दिया गया है। ये शक है, ग्रामीणों ने डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई है और 5 आरोपियों को पुलिस ने इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। देखिए कितना शर्मसार करने वाला मामला ये सामने आया है, जहां पर जादू टोने का शक बताया गया और जादू टोने के शक में मार कर पीट कर जो है वो मौत की नींद सुला दिया। एक ही परिवार के 5 लोगों को मार गिराया। शिवमन, बिल्कुल, जिस तरीके से अक्सर हम इस तरीके की घटनाएं देखते हैं जहां पर सुपरस्टिशंस के चलते कुछ इस तरीके की घटनाएं होती हैं। और छत्तीसगढ़ के सुकमा से एक और खबर, जहां पर कि 5 लोगों को मार गिराया गया है। तो फिलहाल सुकमा से इस वक्त की ये बड़ी खबर है और जहां पर ग्रामीणों ने डंडे से पीट कर 5 लोगों को मार गिराया है। एक ही परिवार से सभी लोग ताल्लुक रखते थे और सबसे खास बात यह है, या फिर यूं कहें तो शर्मसार करने वाला मामला, जादू टोने का शक बताया गया है। और जनता बहुत नाराज है। सुकमा गए थे कुछ काम से, फिर उनको बुलाए जल्दी आने के लिए, फिर तो आए, फिर बात करते करते उनको ऐसा स्तर में डाल दिए। कौन कौन था मारने वाले में? गांव के कितने लोग थे होंगे? लेकिन हम दूर थे नहीं देख पाए। गांव के लोग थे? जी थे। पूरा गांव यही जमा था? जी पूरा गांव यही जमा था। झूठ बोल रहा पूरा गांव कि नहीं था बोल के। अच्छा, तो आपके सामने आप लोग दूर से देख रहे थे जब मार रहे थे? दूर थे इसलिए नहीं देख पाए, कितने सारे जानते। अच्छा, बाकी चेहरा देखेंगे तो आप लोग पहचान पाएंगे? जी सभी को? जी। हम लोग के गांव वाले मार दिए सर। क्या बोल के क्या हुआ था? हम लोग कुछ नहीं किया सर, केस नहीं किए बोल के ना बोले थे, तो हम लोग के पापा फिर लेकिन बिना जबरदस्ती में आके ना मार दिए। क्या से मारे?
चलिए, तो न्यूज रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।